जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉम्बो। आज हम बात करते हैं फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर कोई दो धारावाही चालक हैं तो उनमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है। उस बल को आज हम ज्ञात करने वाले हैं कि दो समांतर धारावाही चालकों पर बल। ये फिजिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। दोस्तों, इस टॉपिक को हम आसानी से समझते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी विद कॉम्बो को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, एवं अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की कि क्या है इसका डेरिवेशन। देखिए, इसमें चित्र में आप देख रहे हैं कि PQ एक चालक है जिसमें I1 धारा बह रही है और एक चालक है हमारा RS जिसमें I2 धारा बह रही है। F1 की दिशा इधर है और F2 की दिशा दोनों की अपोजिट है। और ये V2 चुंबकीय क्षेत्र है और ये V1 चुंबकीय क्षेत्र है कागज तल के लंबवत। अब हम बात करने वाले हैं इसके लिए एक व्यंजक निकालने वाले हैं। तो माना चित्र में दो धारावाही चालक PQ तथा RS हैं। ये PQ चालक है एवं दूसरा RS चालक है जिनमें क्रम से I1 व I2 धारा बह रही है। I1 व I2 ये धाराएं बह रही हैं। दोस्तों, हम जो संरचना लिखते हैं ये हम चित्र से देखकर लिख सकते हैं। आप चित्र को अच्छे से समझ लीजिए, आप इसका भाषा भी लिख सकते हैं और एग्जाम में भाषा लिखना जरूरी होता है दोस्तों, जिसके कारण चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब इस PQ चालक से इस R डिस्टेंस पर ये जो V1 क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा R दूरी पर, ये अब हम देखते हैं। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा? V1 बराबर बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 I अपॉन R। ये डिस्टेंस I है एवं इस चालक के कारण हम बात कर रहे हैं इसलिए धारा कितनी लेंगे? I1। दोस्तों, I1 हमारी धारा हो जाएगी। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि PQ चालक के कारण RS पर लगने वाला बल। अब चालक PQ के कारण RS पर बल, जो इस पर जो बल है F1 है PQ पर एवं इस चालक पर जो बल है F2 है। तो F2 बराबर हो जाएगा हमारा दोस्तों, F2 बराबर हो जाएगा एक किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम धारावाही चालक की बात करते हैं तो धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है वो F बराबर कितना होता है? I/B/L साइन थीटा। बट साइन थीटा 90 डिग्री है इसलिए साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसीलिए F बराबर कितना हो जाएगा? F2 बराबर हमारा I, इसमें I2 धारा बह रही है तो I2 और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर B1 है हमारा और लंबाई इस चालक की L है और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज साइन 90। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा? I2B1L। I2B1L। तो F2 बराबर मैं समीकरण 1 से B1 का मान रखने वाला हूं μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R। तो हमारा F2 बराबर आ जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई, इसको मैं पहले ही लिख रहा हूं μ0 अपॉन 4 पाई और ये 2I1 I2 बटे R और ये कितना है हमारा L। ये L को लिख दिया है हमने। तो F2 बराबर ये आ गया हमारा L लंबाई पर लगने वाला बल। PQ के चालक PQ के कारण RS पर जो बल लग रहा है वो कितना आ गया? F2 बराबर μ0 अपॉन 4 पाई
2I1I2L अपॉन R। अगर हम बात करें कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना है, अब चालक RS की एकांक लंबाई पर बल, तो चालक RS की अगर मैं एकांक लंबाई पर बात करूं बल की, तो कितना हो जाएगा, L को मैं अपॉन में ले आऊंगा। तो फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं एकांक लंबाई की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा F2 अपॉन L इक्वल म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन R, क्योंकि ये L हमारा था वो बटे में आ गया। तो चालक RS की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हमारा आ गया F2 बटे L बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2I1 इंटू I2 अपॉन R। ये तो हो गया हमारा चालक RS की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं चालक PQ की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं PQ जो चालक है उस पर कितना बल लगेगा, उसकी भी अब हम एकांक लंबाई की बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इसे हम देखते हैं, ध्यान से समझिए इसे। आप एग्जाम में आने वाला है, ये 2 या 3 नंबर में आ सकता है, IMP क्वेश्चन है। अब हम बात करने वाले हैं चालक PQ की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। इसी प्रकार सिमिलरली चालक PQ की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, चालक PQ की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F1 अपॉन L बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन R। ये इतना ही बल है जितना कि F2 पर लग रहा था। RS चालक पर जितना बल लग रहा था PQ पर भी उतना ही बल लग रहा है, बट डायरेक्शन अलग अलग हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं। देख रहे हैं आपको, F1 की डायरेक्शन इधर है तो F2 की डायरेक्शन इधर है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें एग्जामिनर पूछता है हमेशा कि अगर धारा एक ही दिशा में बह रही है तो बल की प्रकृति कैसी होने वाली है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो बल अट्रैक्टिव होंगे या रिपल्सिव होंगे, इसकी अब हम बात करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा चित्र है इसमें जो धारा है वो एक ही दिशा में बह रही है, तो बल की प्रकृति कैसी होगी, बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होगा। तो यदि दोनों चालकों में धारा समान दिशा में बह रही है तो क्या होगा, इस चित्र में देखिए आप, धारा समान दिशा में बह रही है इसलिए बल की प्रकृति कैसी है, आकर्षणात्मक। यदि दोनों चालकों में धारा समान दिशा में बह रही है तो जो बल है वो कैसा होगा, बल आकर्षण प्रकृति का होगा, बल आकर्षण प्रकृति का होगा। एवं यदि दोनों चालकों में धारा विपरीत दिशा में बहती है तब क्या होगा, आप समझ गए होंगे कि अगर विपरीत दिशा में बह रही है तो क्या होगा,
तो बल जो होगा वो कैसा होगा, बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। ये तो हमारी बात हो गई बल की, कि अगर PQ चालक है उसके कारण, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर किसी भी चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास या उसके चारों ओर क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चालक PQ से R दूरी पर हमने एक बिंदु लिया है जिस पर क्या किया है, RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 निकालते हैं। दोस्तों जब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली तो हम RS पर बल की गणना करते हैं। जब हमने बल की गणना कर ली उसमें जैसे ही V1 का मान रखा तो हमारे पास क्या डेरिवेशन आ गया, F2 अपॉन L बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R। ये आ गया था RS पर, यहाँ पे क्या था पहले F2, लेकिन मैंने क्या किया इसी तरह PQ पर भी बल इतना ही लगने वाला है। और अब हम लिखते हैं इंपोर्टेंट चीज, क्योंकि प्रश्न में इस बात को भी पूछता है एग्जामिनर कि अगर उनमें एक ही दिशा में, दोनों चालकों में यदि एक ही दिशा में करंट फ्लो हो रहा है तो जो फोर्स की जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, किस तरीके से होगा ये आपको बताना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप समझ गए होंगे अब कि बल की प्रकृति कैसी होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड।